नमस्कार, आई एम अशोक व्यास और आज मेरा सौभाग्य है कि बड़े आनंद की बात है और कुछ लोगों का नाम भी आनंद होता है। ऐसा मनुष्य जब भारत की भूमि के साथ में ऐसा घनिष्ठ संबंध रखता हो कि जिसे राष्ट्रीय या राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ चिंतक और वक्ता, नेशनलिस्ट थिंकर एंड स्पीकर एंड ऑल्सो एक्टिव पार्ट ऑफ BJP. Anand Sahuji joins me today, and there is much more that we would like to learn about him and from him also. आनंद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी, जब आपके साथ बैठा हूँ और मुझे याद है कि आप कुछ 40 देशों में आपने यात्राएं की हैं, भारत के अलग अलग छोटे छोटे गांवों में भी आप गए हैं। जो श्रमिक हमारे हैं, लेबर्स की समस्याओं से भी आपका जुड़ाव रहा है। पर मैं सबसे पहले एक जो मूल प्रश्न है, जो जब भारत से बाहर आते हैं तब भी ऐसा हम कहते हैं कि आप भारत से बाहर आ जाते हो लेकिन भारत आपके हृदय में आता है। तो ये जो भारत है और जो भारतीयता का भाव है, वो आपकी दृष्टि से हम थोड़ा समझने की कोशिश करें। क्या है भारत, क्या है भारतीयता? देखिए, सबसे पहले अशोक जी, जब मैं गांव से पढ़ाई करके एक छोटा सा ट्राइबल स्टेट है झारखंड जी, वहाँ से मैं निकला और मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए वहाँ चेन्नई चला गया। लेकिन बाद में मैंने देखा कि अटल जी का जो अप्रोच था पूरे भारतीयों को इकट्ठे करने का और पूरा भारत के लिए काम करने के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया, उसको देख करके लगभग 96 में जब मैं दिल्ली आया तो उसके बाद मैं दिल्ली में लगातार रह रहा हूँ। और ये जो भारतवंशियों का जो विश्व भर में जो योगदान और बलिदान है उसको मैं समझने का प्रयास करने लगा, क्योंकि अटल जी ने ही, आप देखिए कि प्रवासी भारतीयों का जो सिलसिला है उसको शुरुआत किया। और वहीं से मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि विश्व भर में जो भारतीय हैं उनको भी जोड़ना चाहिए, उनका जो कामयाबी है वो भारत की कामयाबी के साथ जोड़ करके और हमारी शक्ति को बताना चाहिए दुनिया में। और ये सोच करके फिर धीरे धीरे मैं विश्व अध्ययन के लिए ट्रैवल करने लगा। और ये मैंने देखा कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो कल्चर को के साथ साथ एक विश्व बंधुत्व का जो भावना है, वो कहीं ना कहीं विवेकानंद जी को जब आप पढ़ेंगे, गांधी जी को पढ़ेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ेंगे, सरदार पटेल को देखेंगे और ऐसे ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी, ये सारे विश्व भर में अध्ययन करके भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए काम करे। तो मुझे लगा कि ये सारे महान पुरुष जो हैं वो विश्व में जाके अध्ययन करके, विश्व को समझ के, विश्व के लोगों को बता करके भारत को भी जोड़ करके आगे काम करने का एक बड़ा प्रयास करके अपना जीवन को न्यौछावर किए। तभी मैं विश्व यात्रा में निकला। अच्छा आनंद जी, अब एक बिल्कुल एक सामान्य मन का प्रश्न है जी। अब तो क्या है कि बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लोग गूगल से पता करते हैं जी। तो एक तो इंटरनेट के द्वारा सूचना की जो क्रांति के युग में हम जी रहे हैं, जी जी, तो सूचित होना एक अलग बात है और एक किसी स्थान पर स्वयं जाकर अनुभव करना और वहाँ पर सीखना अलग बात है। उसको आपसे बेहतर हमें अभी कौन बता सकता है। तो क्या अंतर आपको लगा? कई बातें ऐसी थी जो आपने पढ़ी होंगी, जैसे आप किसी देश विशेष का उल्लेख कर सकते हैं कि जो आप जानते थे लेकिन जब आप वहाँ जाके लोगों से मिले, वहाँ जाकर जो आपका अनुभव हुआ तो कुछ नया आपको पता लगा होगा। कई देश, जैसे मैं आपको इज़राइल के बारे में बताऊंगा जी, कि काफ़ी बचपन से सुनते रहता था कि इज़राइल एक छोटा सा देश है और एकदम उसका क्षेत्रफल भी छोटा है, चारों तरफ से इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और वो बहुत ही कठिन परिस्थिति में, उनके भूमि उपजाऊ नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा यातनाएं हुई। आपको मालूम होगा हाइफा सिटी जो है जी, उसके बारे में सुना था मैं, लेकिन मुझे लगा कि हाइफा सिटी को जो भारतीय सैनिक उस समय अंग्रेज़ों के नेतृत्व में जाके और हाइफा को टर्की से मुक्ति दिलाया था, यानी उनको आज़ादी दिलाया था, तो ये चीज़ मुझे देखने के लिए बहुत उत्सुकता थी। पढ़ाई करने से समझ में नहीं आ रहा था। तो हाइफा में जब मैं गया तो वहाँ देखा एकदम पहाड़ में हाइफा शहर है, बिल्कुल दुर्गम, नीचे समुद्र है, नदी है, ऐसा माहौल है। और वहाँ पर हमारे सैनिक जाते हैं और वो तलवार भाले ये सब लेके जाते हैं घोड़े में,
और वहाँ गन्स और वेपन्स वो सब उनके पास, टर्क के पास उस समय, और उसमें हमारे सैनिकों ने उनको मार के और इजरायली वो जो सिटी था हाइफा सिटी, उसको आज़ादी दिलाया। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे लगा कि किताबों में पढ़ने से नहीं मालूम होगा। जो लेबर मिनिस्ट्री है और फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके साथ भी आपका बहुत घनिष्ठ का संबंध है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें आप सतत सक्रिय रहते हैं, और उसके पीछे एक बात ये भी है कि आप जो मजदूरों की समस्याएं हैं उनको लेकर और उनके पास राहत कैसे पहुंचाई जाए, इसको लेकर भी आप सक्रिय रहते हैं। और जैसे आपने इनफॉर्मल सेक्टर में लेबर की बात की है, तो उसको समझना और उनके लिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाना कि उनका उन्नत हो सके स्तर, जीवन स्तर, से क्या कुछ किया जा सकता है, किया जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती। बहुत अच्छा सवाल किया अशोक जी। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, आज आप देखेंगे कि जिस दिया को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जलाया था, वो आज बहुत बड़ा दीपों का समूह बन गया है। विश्व को भी पता है और भारत के लोगों को भी पता है कि लेबर रिफॉर्म में बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन किए हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर के सोशल सिक्योरिटी में आप देखेंगे तो मिनिमम वेजेज में भी 42% वृद्धि किया है 5 सालों में। 42% बहुत बड़ा होता है। और इतना ही नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर जिसको आप कहते हैं, पहली बार ऐसे सेक्टर को प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं। आपने सुना होगा स्वनिधि योजना। जी जी। तो स्वनिधि योजना जो है 10,000 रुपये का लोन बिना कोलेट्रल का स्ट्रीट वेंडर को मिलेगा जो रेडी पटरी वाले हैं। तो आज इसी प्रकार से जितने इनफॉर्मल वर्कर हैं, जो छोटा मोटा कोई व्यापार करना चाहता है, उनको मुद्रा योजना 50,000 से लेके 10 लाख तक का बिना कोलेट्रल का पैसा देने का काम शुरू किया। और ये जो स्वनिधि में तो जो इंटरेस्ट है वो सरकार पे करेगी, और 10,000 जो रिटर्न करेगा उसको 20,000 लोन मिलेगा। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए सच ए बिग कंट्री इज एड्रेसिंग स्ट्रीट वेंडर, डायरेक्टली उनको बात कर रहे हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। ये भारत की आज़ाद इतिहास में पहली बार हो रहा है अशोक जी। और इतना ही नहीं, उज्ज्वला योजना ये भी मजदूरों के लिए, जो घर घर में गैस चूल्हा दिया फ्री में, उनको सिलेंडर भी दे रहे हैं फ्री में, ताकि वो शुरू में उनको सपोर्ट हो जी। और शौचालय की सुविधा, शौचालय कई करोड़, 17 से 20 करोड़ शौचालय, अब तो शायद और 30 भी हो गया होगा, मालूम नहीं एग्जैक्टली डाटा, वो देखना पड़ेगा। लेकिन इतना बड़ा रिफॉर्म। और यही नहीं, आयुष्मान भारत। आज मजदूर जो है हॉस्पिटल जाने में डरता था जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं आए थे। वंस ही हैज़ ब्राउट द चेंज इन द सोशल इन द नेम ऑफ सोशल सिक्योरिटी, उनका इनफॉर्मल सेक्टर के लिए जो आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपये का प्रति परिवार को जो इलाज का फैसिलिटी दे रहे हैं, तो सीधे देखिए कि करीब करीब मेरे ख्याल से मोर देन 75% ऑफ द पॉपुलेशन दे आर गेटिंग द बेनिफिट जी। और इसको पाटने के लिए, इसको सचमुच में इम्पैक्ट अच्छा है, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट से लेके ब्लॉक तक हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटेशन वो लाने के लिए बहुत बड़ा स्वास्थ्य के ऊपर एक बड़ा आंदोलनकारी, क्रांतिकारी काम हो रहा है। तो आनंद जी, ये अभी जब हम मिल रहे हैं न्यूयॉर्क में जी, तो ये दिसंबर का इस बरस का महीना है जो कि बहुत चुनौतियां लेकर आया है पूरे संसार के लिए। और कोविड के कारण जहां सारे विश्व की आर्थिक स्थिति को धक्का पहुंचा है, वहीं भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। जी जी। और आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में भी समीप से जुड़े रहते हैं, और जो भारतीय इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करने का जो सपना था, तो कोविड के कारण अब क्या स्थिति आपको लग रही है? और आने वाले समय में ये कोविड के कारण जो प्रभाव हुआ है उससे भारत आर्थिक रूप से पुनः समृद्धि की तरफ बढ़ेगा? कितना समय लग सकता है, या जो भी इस संबंध में आपको? अशोक जी, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। देखिए, मुझे लगता है आप लोग जिस प्रकार से यहाँ प्रयास कर रहे हैं अमेरिका में रह के, जी,
भारत की आवाज़ को मजबूत करना और अमेरिका भारत की मित्रता को और आगे ले जाना, इंडियन डायस्पोरा को भी कनेक्ट करना और अमेरिकन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके विचारों को भी भारत तक ले जाना। मुझे लगता है इसके लिए मैं डॉक्टर पारिक साहब और आपके जो पूरा टीम है उनको बधाई देता हूँ। और आपने जो कहा कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की जो वो है टारगेट है, वो कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन के बाद what kind of impact is happening and how this dream is going to become the true. So I will tell you in a very broad way. आपको मालूम होगा कि जीएसटी आया जी, और लोग कह रहे थे कि जीएसटी आने के बाद सारे दुनिया की इकोनॉमी बर्बाद हो जाता है, इंडस्ट्री ख़त्म हो जाता है, ये हो जाता है वो। उसके बाद भी जो जितना हमारे रेवेन्यू में जनरेशन होता था उससे ज़्यादा हो रहा है। बीच में थोड़ा बहुत कम हो गया था। और एफडीआई इन कॉन्ट्रारी ऑफ ऑल चैलेंजेस, एफडीआई बढ़ते जा रहा है जी। दूसरा, सिंगल विंडो क्लियरेंस सारे चीज़ों के लिए, इंडस्ट्री के लिए ओपन कर दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कई चैलेंजेस के बावजूद भारत की सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दुनिया के स्टैंडर्ड में सबसे आसान हो गया है। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि दुनिया के तमाम विकासशील देश और विकसित देश, उनको लगता है कि चाइना का जिस प्रकार का रोल रहा है पैंडेमिक का, जो डिजास्टर सिचुएशन कार्यकाल में जो अभी जो बीता है, पूरा विश्व को का इकोनॉमी सर्च मतलब बहुत नुकसान में चला गया। और वो कंपेयर में देखेंगे तो उसके ये होने के बाद भी भारत की इकोनॉमी जो है उतना फॉल नहीं हुआ जितना दुनिया के देशों का हुआ है। तो ये सारे चीज़ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये एक सारे दुनिया को साथ ले जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो इन्वेस्ट इन इंडिया और भारत में जो पूंजीवाद है, मुझे लगता है उसमें जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी हैं, चाहे वो टाटा बिरला हो, चाहे और भी जितने L&T वगैरह हो, चाहे और रिलायंस हो, चाहे और कई ग्रुप हैं, तो अदानी है, तो ये सारे ग्रुप को मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजिकल फ्रीडम भारत को कैसे किया जाए उस पे काम करना चाहिए। क्योंकि भारत आज़ाद हो गया, बट टेक्नोलॉजिकल फ्रीडम कब मिलेगा? हर चीज़ों में हम दूसरे देश पे निर्भर कब तक चलेगा? तो मुझे आपके साथ ये बात याद करने में आनंद आ रहा है कि जो स्टार्टअप कंपनीज हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, इनोवेटिव थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष ध्यान बराबर देखने में आता रहा है। चलते चलते आप उनके समीप बैठे हों या आपने उनके भाषण सुने, विशेष करके हम अभी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्हें कहा जाता है उनकी बात कर रहे हैं, तो उनके व्यक्तित्व से आपने ऐसा क्या सीखा जो आपको लगता है कि आपकी जीवन दृष्टि को और परिमार्जित करने में कहीं सहायक होता है? और दूसरी बात, हम बढ़ रहे हैं नए बरस की तरफ, जी जी, जो कई बार संकल्प लेने के लिए भी एक बहाना बन जाता है, न्यू ईयर रिजोल्यूशंस बनते हैं जी। तो आप क्या सोचते हैं, क्या हो आपके द्वारा 2021 में और उसमें प्रधानमंत्री जी की जो प्रेरणा है उसको साथ लेते हुए? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके हमेशा प्रेरणा के स्रोत हैं। और आप देखिए, मुझे तो याद है जब गुजरात का ही आप देख लीजिए, जब वो मुख्यमंत्री थे तो एक बार दंगा हुआ, उसके बाद दोबारा कोई दंगा नहीं हुआ। विकास की राजनीति को अगर कोई लेके आया है भारत में तो नरेंद्र मोदी जी लेके आए, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स। और यही कारण है कि आज मुझे लगता है, जैसे आपने देखा होगा 2-3 स्कीम जो लाए उन्होंने, स्किल इंडिया, इंटरप्रेन्योरशिप की बात है जी। तो स्किलिंग जो है वो भारत के, देखिए कितने भी माइंस एंड मिनरल है वो लिमिटेड है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स जो मिनरल और माइंस से भी ऊपर है, ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड।
और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम स्किलिंग करेंगे, भारत को स्किल करेंगे, और स्किल करके जो भारत का जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, उसका दुनिया का ज़रूरत के हिसाब से और उद्योग के ज़रूरत के हिसाब से, समाज के ज़रूरत के हिसाब से, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत के हिसाब से ट्रेन करेंगे और दुनिया में भेजेंगे। और विश्व का इकोनॉमी में हमारा लोगों का जब कंट्रीब्यूशन होगा तो वो जो हमारे लोगों को जब जॉब एंड अपॉर्चुनिटी एंड टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री वो सब में मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं भारत के जो लोग हैं उनके अंदर एक फीलिंग रहता है कि आई शुड डू समथिंग फॉर द कंट्री। एब्सोल्युटली। तो वो जो पैसा भारत में भी आएगा, उसकी जो सोच है प्रधानमंत्री जी का, मुझे लगता है अगर ये ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो गया स्किल इंडिया का कार्यक्रम, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाने वाला है, और हो रहा है वो धीरे धीरे। लेकिन इसमें और इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा, जैसे तमाम तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका टेक्नोलॉजी वहाँ हब में आए और बहुत सारे यूथ को ट्रेन किया जाए एकदम प्रैक्टिकली, नॉट जस्ट गिविंग द सर्टिफिकेट एंड सेइंग दैट कि यस वी हैव ट्रेन दिस मिलियन ऑफ पीपल, नो, वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ थिंग्स। और इसी प्रकार से दूसरा मुद्रा योजना जो है, जो फाइनेंस का जो इंक्लूजन है, बिना फाइनेंस का इकोनॉमिक ग्रोथ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट यू कैन नॉट इमेजिन। तो वो जो है, अगर ये दो चीज़ें अगर भारत में हो गया और हो रहा है, तो उसके माध्यम से आप देखिएगा कि मैं एक चीज़ आपको कहूँगा, आप हैरान हो जाएंगे। एक तरफ चाहे आप जॉब कितना भी गया है, लेकिन जॉब उतना ही क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का एक सपना है कि जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनना है। तो यानी वो कहते हैं कि जॉब जो है, भारत के लोग जॉब लेने ना जाएं, जॉब देने जाएं, कोई ना कोई इंडस्ट्री लाएं, कोई छोटा छोटा क्लस्टर डेवलप हो, फूड प्रोसेसिंग हो, दुनिया भर के चीज़ें हैं, चाहे वो हर एक सेक्शन में ज़रूरत है, तो वो चीज़ है। और आज मैं कहूँगा कि मीडिया के माध्यम से भी, आज सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, दुनिया भर के ग्लोबल मीडिया, उसमें भी बहुत जॉब है, उसमें भी अपने यूथ को आना चाहिए आगे। और भारत इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसका वॉइस जो है बहुत सिंक्रोनाइज होके सही चीज़ें लोगों तक जाए, क्योंकि दे ट्राई टू मैनिपुलेट, वो उस मीडिया से भी सावधान रहना पड़ेगा। आनंद जी, बिल्कुल सही आपने कहा। जी। मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ बैठकर इतनी सारी बातें करने को होती हैं, लेकिन मैं एक बात और महत्वपूर्ण मुझे लगता है आपकी उपस्थिति में, उस पर भी हमें थोड़ी चर्चा करनी चाहिए, और उसका संबंध है कई बरसों से, यूं कहा जाए कि कुछ शताब्दियों से, पर विशेष करके जो संघर्ष चल रहा था, जहां राम भगवान का जन्म हुआ है वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो। इस दिशा में भी महत्वपूर्ण एक जो चरण है वो इस बरस में पूरा हुआ है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास हुआ। बहुत तो अच्छा ये अशोक जी, बहुत बढ़िया आपने छुआ मेरे दिल की बात को। और आपने कहा ना कि ये 2020 में पेंडेमिक भी आ गया और नया साल भी आने वाला है, तो पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे दुनिया के लोगों को, क्योंकि हमारा दुनिया जो है वो परिवार है, तो मैं उनको ये आने वाला वर्ष 2021 सबसे सुखद हो, सुरक्षित हो, खुशहाली लाए, प्रगति दे और उन्नति दे, और बीमारी मुक्त दुनिया बने, उसके लिए दुआ करता हूँ। सूर्य भगवान सभी को ऊर्जा प्रदान करें कि वी आर ऑल सन ऑफ सन, नो सन नो सन। सन नहीं है तो हम सन ही, कोई जर्मिनेशन ही नहीं होगा। तो दुनिया को बोलूँगा, और भगवान राम भी सूर्यवंशी थे जी, और 2020 में ही मंदिर बनने का भी सपना जो था वो क्लियर हो गया और भूमि पूजन हुआ। तो हम लोग जो है चाहते हैं कि विश्व भर में जो हिंदू है और हिंदू वे ऑफ लाइफ है, जो और सूर्य को जो मानते हैं, उन सबको मैं कहूँगा कि भारत के साथ मिलके सब काम करें, और हम विश्व भर के हिंदुओं को जोड़ने के लिए एक विश्व यात्रा करने का सपना देख रहे हैं, जिसमें हम आदरणीय प्रधानमंत्री से भी आग्रह करेंगे कि वो उस यात्रा को, जो बड़ा जहाज़ लेके जाएंगे, जंबू जहाज़ लेके, और देश के धर्मात्मा, उद्योगपति और हमारे जो संघ विचारक और संघ से जुड़े हुए लोग और
हमारे जो सेवा से जुड़े हुए लोग, उनको सबको लेके विश्व के 100 शहरों में, 100 सिटी ऑफ द वर्ल्ड में हमारे लोगों को जोड़ने के लिए जाना है। हमारा सपना है। हमने कुंभ में दो समझौता, घोषणा समझौता पत्र में साइन कराया था संतों को। उसमें स्वामी रामदेव जी हैं, अवधेशानंद गिरी हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं, सिद्धानंद मुनि जी हैं, जकी वासुदेवन देवन जी हैं, आदि शंकराचार्य जी हैं, और विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं आलोक कुमार जी, वो भी हैं। और हमारे हिंदुओं के लिए जो सिंगापुर सिटीजन हो चुके हैं, जो डॉक्टर BK मोदी, वो भी साइन किए हैं और मैं साइन किया हूँ। तो वो जो सपना है उसको जो पूरा दुनिया में लेके एक यात्रा हो, धर्म यात्रा, भगवान राम का जो मंदिर भव्य बन रहा है अयोध्या में, वो उसमें स्वर्ण मंदिर बने, और देश में भी, भारत में भी और विश्व भर में उसका रेप्लिका मंदिर बने। उसके माध्यम से शिक्षा और सेवा का कार्य पूरे दुनिया में बढ़े। वो सपना लेके उसको हमने आगे बढ़ाना है, ताकि भारत में जो योग का विद्या, जो योगा का जो काम जो शुरू हुआ, अभी विश्व के लगभग 180 देश शायद उसमें आ गए हैं। तो योगा के माध्यम से और आयुर्वेदा के माध्यम से, अब मेडिकल के माध्यम से, ये सारे दुनिया के लोगों को हम विश्व बंधुत्व में पिरो सकें, उनको गले लगा सकें। वो सपना से हम जाएंगे और विश्व भर के हिंदुओं से हम स्वर्ण जो है मुद्राएं इकट्ठा करके भगवान राम के मंदिर बनाने के लिए उसमें लगाएं। उसके लिए हम विश्व यात्रा करने वाले हैं। उसका भी एक कारण है, मैं यहाँ अमेरिका में हूँ अभी, और न्यूयॉर्क से अभी मैं हो सकता है वाशिंगटन DC जाऊँगा। वहाँ भी कुछ अधिकारी, पदाधिकारी और जो हिंदू लीडर हैं उनसे मिलूँगा, जो मतलब सूर्य को मानते हैं, चंद्रमा को मानते हैं, आकाश को मानते हैं, पानी और हवा को मानते हैं, धरती को मानते हैं। ऐसे सभी लोगों से मैं समझता हूँ कि वो हमारा युगों युगों का संबंध है। बहुत ही सुंदर आपने कहा आनंद जी। ये जो आपने कहा कि जो सूर्य, चंद्र और पवन इत्यादि को मानते, मुझे लगता है इससे तो अलग कोई है ही नहीं, माने बिना तो चल ही नहीं सकता है। पर आपका जो सपना है उसकी सराहना करते हुए, और इसमें एक जो स्वर्णिम तत्व है, वो जो स्वर्णिम भाव है, उसको हम भारतीय संस्कृति की दृष्टि से स्वर्ण को पवित्र धातु मानते हैं। तो ये जो पावित्र्य का भाव है, उसको लेकर हम नए वर्ष के स्वागत के लिए कटिबद्धता के साथ बढ़ें। ऐसी प्रचुर प्रेरणाएं आनंद साहू जी के साथ, उनके उत्साह से हम तक पहुंची। आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, आपका बहुत बहुत मंगल। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, और डॉक्टर पारिक साहब को भी मैं बधाई देता हूं कि वो इस चैनल के माध्यम से, आपके ITV गोल्ड के माध्यम से पूरे विश्व को के हिंदुत्व को जागृत कर रहे हैं और विश्व बंधुत्व को जोड़ रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाला समय 2021 जो है सर्वोत्तम होगा। ये पैंडेमिक सिचुएशन भी ख़त्म हो जाए, और जो हमारे बच्चे हैं वो भी सारे दुनिया में कहीं भी जाएं आए, अच्छे से खुशियाँ लाएं, और ये जो वर्ल्ड में जो अभी एक तरह से वार है वो समाप्त हो, इसके लिए दुआ करता हूँ। बहुत धन्यवाद है आपका। और स्वामी विवेकानंद का ये वचन याद करते हुए कि त्याग और सेवा हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं। तो त्याग का भाव होता है तो सेवा का जो क्रम है वो आगे बढ़ता है, और उस दिशा में आनंद साहू जी आप भी जहाँ जहाँ जाएं, आपके माध्यम से भी कल्याणकारी कार्य हों, ऐसी हमारी भी मंगल कामना आपके प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से जो हमारे जो यूथ हैं, वुमेन हैं, उनका कंट्रीब्यूशन जो है आने वाला समय के लिए सबसे ज़्यादा हो, यही दुआ करता हूँ। बहुत धन्यवाद है आनंद साहू जी का भी, और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।